नमस्कार साथियों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित से। कक्षा 10 की गणित के अंदर जितने भी चैप्टर है उनका अपन शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने वाले हैं। अध्याय चैप्टर 5 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपने बीच अध्याय चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे और 30 मिनट के अंदर अंदर अपन इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। और जितना भी 30 मिनट में अपन रिविजन कर सकते हैं और जितना फास्टली कर सकते हो उतना फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके कक्षाएं हो चुकी है, रिवीजन की बारी है, महीना भर एग्जाम के लिए बचा है। तो जितना हो सके बार बार आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से आपके जो तैयारी है वो एकदम ओके हो जाएगी। तो चैप्टर अध्याय फर्स्ट है 10th क्लास का। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए, क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर सर्वप्रथम देखेंगे संख्याओं का ज्ञान। संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या है, वो सारी संख्याओं का ज्ञान इसमें अपन सीखने वाले। फिर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, भाई वास्तविक जितनी भी संख्या उनका दशमलव प्रसार कौन कौन सा है वो सारा अपन सीखने वाले हैं आज। इसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या क्या है वो देखेंगे इसके अंदर। एचसीएम व एलसीएम देखेंगे इसके अंदर निकालना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना अपन देखने वाले हैं। और अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण, अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये है चीजें इस पूरे चैप्टर में अपने को पढ़नी है। और यहां से अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में। और चैप्टर इतना ही है और खत्म हो जाए, आधे घंटे का लेक्चर है, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर में संख्याओं का ज्ञान के अंदर देखेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। वे संख्याएं, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होके n तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सबसे पहली संख्या अपने पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होके n तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद आगे कौन सी संख्या वो पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या पढ़ दी, अब उसके आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा दिया जाता है, के पहले जीरो लगा दिया जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 1 0 1 2 3 से लेके n तक चले, ये तो अपने पास प्राकृत संख्याएं थी सारी की सारी। क्या थी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के अंदर अपन ने लगाया 0, ये ऐड किया, जैसे ये हो गई पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के अंदर 0 जोड़ने से बनी पूर्ण संख्या, और 0 हटाते वापस प्राकृत संख्या अपने को प्राप्त होती। इसके आगे अपन पढ़ेंगे भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई। अब इसके बाद अपन भिन्न संख्याओं से पहले आता है पूर्णांक संख्या। पहला आएगी भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या, फ्रैक्शन क्या होता है, एक संख्या होती है जिसको अंश बटा हर में लिखा जाता है, भिन्न संख्याएं कहलाती है। एक तो अंश होगा, एक हर होगा, भिन्न के रूप में। भिन्न संख्या वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या का एक भाग बताती है। जैसे कि अपने पास एक एप्पल थी, इसको अपन ने 4 भागों में काट लिया। तो ये इसका एप्पल कितनी थी, 1 थी, इसको काटा कितने भागों में, 4 भागों में। तो इसका कितना भाग हो गया, 1/4। ये एक एप्पल थी, इसको अपन ने 2 भागों में काटा, तो 2 भाग 1। तो ये कौन सा भाग हो गया, 1/2 भाग। 1/2 भाग, ये इसका 4/, इसका मतलब अंश हर के रूप में एक भिन्न को लिखा जाता है और उसके भाग को बताते हैं कितने भाग में बांटा गया है इसको। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। प्राकृत संख्या पढ़ी थी, प्राकृत संख्या के आगे प्राकृत संख्या 1 से लेके n हुई। पूर्ण संख्या वो हुई जिसके अंदर 0 जोड़ दिया। पूर्णांक संख्या वो संख्या है, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या होगी इसमें तो प्लस और माइनस दोनों में होगी। जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुई, 1 1 2 3 ये n तक चली गई, इधर ये माइनस में भी होगी। इसके अंदर जो प्लस और माइनस होती है संख्याएं, प्लस में भी होगी प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी, पूर्णांक संख्या कहलाती है। 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक, इधर वाली तो ऋणात्मक हो गई अपने पास, ये वाली धनात्मक हो गई अपने पास। पूर्ण संख्या कौन कौन सी संख्या हो गई? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। इतनी बड़ी पूर्णांक संख्या के अंदर जो पूर्ण संख्या वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होती है, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इसके बाद अपने परिमेय संख्या है, इसके बाद इस चैप्टर में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं अपन। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या है, इसका एक रूप होता है लिखने का जिसको अपन P बटा Q बोलते हैं। वह संख्या जिसको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। P बटा Q में Q का मान अगर 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि 2 बटा 3 हो गया, 3 बटा 2 हो गया, 1 बटा 2 हो गया। जैसे √4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्ग करने पे ये 2 आएगा, 2 एक परिमेय, इसको 2 बटा 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ Q की वैल्यू ये 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता 2 बटा 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अतः परिमेय संख्या वो संख्या होगी जिसको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या है वो संख्या है जिसको अपन P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको P बटा Q की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले पाई, √2, √3, ये सारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान कभी भी 3.1414 ऐसे चलता जाता है, 9 5 लंबा तक अशांत है। अतः इनको P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कोई बोलता है 22 बटा 7 की फॉर्म में, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं, ये तो एक कैलकुलेशन करने के लिए माना गया मान है। ऐसा 22 बटा 7 और 3.414 कोई पाई का मान नहीं होता। अतः आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया भी है कई बार, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये अशांत दशमलव है, इसका अशांत आवृत्ति होती है, इसकी शांत आवृत्ति नहीं है। ये इसको इस फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, तो मान मानने के लिए इसे माना गया। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √7 एक परिमेय जिसका वर्ग नहीं हो सकता, √ के अंदर एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद रियल नंबर अपन पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है। इतनी देर अपन ने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से लेके इन्फिनिटी या n तक चलती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 जोड़ने, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ने पर अपने को पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जो पूर्ण संख्या को के साथ साथ उसमें नेगेटिव ऋणात्मक मान होते हैं संख्याओं के, वो पूर्णांक संख्या। अतः प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होगी। अंदर से बाहर से अंदर जाने पे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन अंदर से बाहर आने पे ये संख्या पूरी होगी। जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होगी, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी होगी, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्याएं भी होगी। जैसे जैसे अपन बाहर जाएंगे इसके घेरे से, एक डायग्राम बनाया गया, इससे बाहर जैसे जैसे जाएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पूर्ण संख्या खाली जगह, पूर्ण संख्या खाली जगह है। अब इसके अंदर सबसे पहले पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक संख्या में 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, जबकि इसके अंदर पूर्ण संख्या में 0 है। तो 0 किस में आ रहा है? पूर्णांक संख्या में आ रहा है, परिमेय संख्या में आ रहा है। तो ये पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या हो सकती है। अब यही ऐसे पूछ लेता है आपसे कि एक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है? सत्य असत्य कथन में पूछा तो असत्य है। कैसा कथन है? असत्य, क्योंकि बाहर से अंदर आएंगे तो ये नहीं हो सकता, इसका उत्तर नहीं होगा। अगर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हाँ होगा उत्तर, सत्य होगी वो घटना, जबकि अंदर से बाहर से अंदर आएंगे वो असत्य होगा, अंदर से बाहर जाएंगे वो सत्य घटना होगी। रियल नंबर 2 भागों में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 3 भागों में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, और एक है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या इनसे कोई मतलब नहीं, अलग ही संख्या होती है जिसका कोई मान नहीं होता। उनको p/q की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई हो गया, √2, √3, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नंबर में सम संख्या और विषम संख्या। ये तो आपने छोटी क्लासों में सबने पढ़ा है। सम संख्याओं की परिभाषा और विषम संख्या की परिभाषा साफ सीधी सीधी परिभाषा है। वे संख्याएं जिसके अंदर वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, पूरा जाता है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इनके अंदर 2 का भाग पूरा जा रहा है, जैसे 122 हो गया, 244 हो गया। वे संख्याएं जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है। और इसके विपरीत विषम संख्याएं इसके विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट साइड होती है। विषम संख्या वह संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं होगी 3, 1, जिसके अंदर केवल शून्य का भाग जाता है और 2 का भाग नहीं जाता है। 2 का भाग जिसमें नहीं जाएगा विषम संख्याएं कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, वे संख्याएं जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है। और वह संख्याएं जिसके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता विषम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा और विषम संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, इतना सा याद रखना है। अब आता है भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह होगा जिसके अंदर स्वयं का तो भाग तो जाएगा ही जाएगा इसमें, और स्वयं का भाग एवं दूसरे का भाग जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 10 का एग्जाम्पल, इसके अंदर 5 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। जैसे 16 है भाग, 16 के अंदर 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। तो ये क्या है? खुद का तो जा ही जा रहा है, 16 का भी जाता है इसमें, 10 का खुद का तो भाग जाएगा ही जाएगा इनमें, और दूसरे का भी भाग जाएगा, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या वे संख्या है, इसका जस्ट अपोजिट साइड अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं, वे संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, किसी का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है।
है। जैसे 3, 1, 5, 7, ये संख्या ऐसी संख्या है जिसमें केवल खुद का भाग जा रहा है। जैसे 1 के अंदर केवल और केवल खुद का भाग जाएगा, 3 में केवल और केवल खुद का भाग जाएगा, 5 में केवल और केवल खुद का भाग जाएगा, और 7 में भी केवल और केवल खुद का भाग और 1 का भाग जाए, जिसमें सम का भाग जाए और जिसमें 7 में 1 का भाग जाए। इसमें क्या तो 7 का जा रहा है कि 1 का जा रहा है, इसमें क्या 5 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, एक में 1 का खुद का जा रहा है। वे संख्या है जिसमें सम का और दूसरों का भाग जाए, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसमें केवल और केवल खुद का भाग और 1 का भाग जाए, ये भाज्य संख्या कहलाती है। ये याद रखने वाली बात है, ये पूछा जाता है भाज्य संख्या है कि नहीं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगला है सहभाज्य संख्या। अगला इसमें संख्याओं के ज्ञान में अपन बट सहभाज्य को प्राइम संख्या। को प्राइम संख्या वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसके अंदर एचसीएफ 1 होता है भाई, जिसका एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एचसीएफ 1 आना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि सहभाज्य संख्या के अंदर जैसे मैंने ले लिया भाई 3 ले लिया, 5 ले लिया, अब इनका गुणनखंड करने वाले हैं। क्या करने वाले? गुणनखंड करना। जैसे दो संख्याएं अपने पास आ गई, एक तो अपने पास 9 आ गई, एक अपने पास 10 आ गई, तो गुणनखंड निकालो भाई। अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 का भाग जाएगा, तो इसका गुणनखंड है 3 गुणा 3 बराबर 9 गुणा 1। इधर अपन ने ले लिया 10, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे भाई, 10 का क्या आएगा? 1 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब इसका एचसीएफ लेंगे तो कॉमन 1 है, जिसका एचसीएफ क्या है? इन दोनों का एचसीएफ अपने पास 1 है। जिस में भाग देने पर उनका एचसीएफ अपने को 1 प्राप्त हो रहा है। जैसे भी अपने 9 लिए और 10 लिए, दोनों का एचसीएफ अपने पास 1 आया, सहभाज्य संख्या। ये सहभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, रियल नंबर का भाई दशमलव प्रसार क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। अब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के अंदर पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, 2 प्रकार के होते हैं। अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्या, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के 2 भाग होते हैं। अब एक इसमें दशमलव होता है शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत, जिसको आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति होती है बार बार, अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति होती है इसकी बार बार। अशांत दशमलव प्रसार भाई, शांत दशमलव प्रसार के जैसे 5.1 आ गया, मतलब यहीं रुक जाएगा, इसके आगे इसका कोई नहीं जाने वाला। भिन्न संख्याओं में भाग देने पे एक बार यहीं खत्म हो जाएगा इसका भाग देने पे। अशांत आवृत्ति कहलाएगी, जैसे 1.333333 चलती जाएगी, ये शांत नहीं होने वाली, लंबे दूरी तक जाएगी, बहुत लंबी जाएगी, तो ये शांत आवृत्ति कहलाती है। परिमेय संख्याओं का 2 दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत वो है जिसके अंदर अपने इसका भाग जैसे पॉइंट के बाद, जैसे अपने दशमलव के बाद जहां इसका रुक जाएगा, मतलब जैसे 5.1 आया ऐसे रुके, अब इसके अंदर 5.333333 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। वैसे ही इसमें अशांति होता है, जैसे पाई हो गया, पाई का चलता ही रहता 3.414953 ऐसे चलता रहता है, इसका शांत नहीं होता। अगर शांत होता तो परिमेय संख्या होती, अशांत तभी तो परिमेय संख्या है। अशांत अपरिमेय संख्याओं का हमेशा अशांत अनावर्ती होती है। कैसी होती है? अशांत अनावर्ती होती है। अब इसके अंदर आगे अपन पढ़ेंगे भाई, अपने को पता लगाना है कि भाई P/Q परिमेय संख्या है, अपने को एक परिमेय संख्या दे दी, उसका पता लगाना है कि भाई इसका शांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम, आपको ये बार बार यही पूछा जाता है। P/Q, Q के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? Q के अपन अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो Q का अभाज्य गुणन अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की फॉर्म में आता है तो वो शांत होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। अगर आपको दे दिया कि 222/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, ये अगर दे दिया तो इसे कैसे पता चलेगा शांत है अशांत? अब इसके बट्टे में ये फॉर्म तो अपने को मिल रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है।
अतः ये क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, ये शांत होगा। वहीं अगर यहां मैं 7 की पावर 2 कर दूं और यहां मैं ऊपर दे दूं आपको 49, तो ये इसे कट जाएगा ना, 1 ये इसे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा आपके 1/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो ये कैसा हो जाएगा, आपकी बार शांत हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार के अंदर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये ऊपर वाला कट गया, अपन ध्यान नहीं देते भाई 49/2 की पावर 2 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 में दे रखा है, और अपन ध्यान नहीं देते, सीधा देखे नहीं इसके साथ साथ अगर अपन इसको क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना, इसका ऊपर का पता करना भाई, ये क्या था 7 की पावर 2 ही होता है 49, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर पीछे बचेगा 2 की पावर 2 5 की पावर 3, देन 1/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो ये कैसा आ जाएगा, शांत दशमलव प्रसार के अंदर आएगा। कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार के अंदर आएगा। इसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड से HCF ज्ञात करना। भाई क्या करना, HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे आपको अब दे दिया, मान लो कि आपको 20 दे दिया, एक 35 दे दिया, अब बोले कि इनका HCF ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, 2 का पाड़ा 10 बार, फिर 2 का 5 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का नहीं, फिर 5 का 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड इसका है अपने पास 2 गुणा 5 गुणा 1 बराबर अपने पास क्या आ गया 20। वहीं 35 कब करेंगे, 35 के अंदर 5 का जाएगा, 7 तो 5 35, 7 का 1 बार, तो इसका क्या आएगा 5 गुणा 7 गुणा 1 बराबर 35। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो क्या आया 5 गुणा 1, ऊपर लिखता हूं मैं, क्या आएगा 5 गुणा 1, तो HCF क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अतः 20 और 35 का HCF कितना आएगा भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने पास आएगा 5। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को ये क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 संख्याएं दे रखी होगी, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके जो दोनों में कॉमन आएगी भाई, इस ऊपर वाले में 5 है, इसमें भी 5 और इसमें 1 है, 5 गुणा 1 इसका क्या आ जाएगा HCF। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो इसमें कॉमन आया वो ले लेंगे 1 और बाकी का क्या कर देंगे 2 गुणा 7 गुणा 5, इसका एलसीएम हो जाएगा। HCF के अंदर दोनों में जो कॉमन आएगी वही HCF निकालना है। अब इसके आगे अपन पढ़ने वाले एक सूत्र है भाई, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है इस चैप्टर के अंदर, ये ध्यान रखना। ये है पहली संख्या, ए को मान लिया अपने पहली संख्या, गुणा बी को अपन ने मान लिया दूसरी संख्या। इन दोनों का अपन गुणनफल जब करेंगे तो इनके द्वारा निकाला गया, इनका एक तो HCF गुणा इनके द्वारा निकाला गया LCM, दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुणनफल बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, गुणनफल बराबर। जैसे अपन एक सवाल करते हैं, जैसे अपन अभी किया 20 और 35 का, दोनों का अपन निकालते हैं। पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 10 5 5 1, इधर करेंगे क्या आएगा 7 5 1, इसका आया 7 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 35, और इसका आया 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा बराबर 20। अब दोनों का यहां मैं इसको वाला भी लिख दूं, 7 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 35। अब दोनों का HCF निकालेंगे, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, क्या आया 5 गुणा 1, ये तो HCF तो अपने पास क्या आएगा 5, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहां से 2 गुणा इधर 5 दोनों में कॉमन ले लिया, और एक नीचे वाले में बच गया 7, 2 दूनी 4, 4 गुणा 7 35, 35 चौक 35 दोनों 140। एलसीएम क्या गया अपने पास 140, क्या गया भाई HCF तो अपने पास आ गया 5 और एलसीएम आ गया अपने पास 140। अब उस फॉर्मूले से अपन करेंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या अपने पास क्या है 20 गुणा 35, इधर क्या HCF तो अपने पास 5 है गुणा 140,
40, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या है 35 दूना क्या आया, क्या है भाई 35 दूने क्या आएगा 700, इधर करेंगे 54 700, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, क्या आने चाहिए, ये दोनों बराबर आएंगे, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर लागू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक परिमेय है आपके इसके अंदर यूक्लिड विभाजक परिमेय का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसका पूछा जा सका यूक्लिड विभाजन परिमेय का से आप क्या समझते हैं बताइए। ये बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते तो ये आना चाहिए आपको, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b है के लिए कोई दो पूर्ण संख्या q और p इस प्रकार होती है कि, ये एक फॉर्मूला है भाई इसका दे रखा है इसने, a बराबर b गुणा q प्लस r, तो इसके अंदर r की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन b से बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी b से। यूक्लिड परिमेय आपको आना चाहिए। यूक्लिड परिमेय आपको क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो पूर्णांक संख्या q तथा p इस प्रकार होती है कि a बराबर b q प्लस r देन 0 ग्रेटर देन b r ग्रेटर देन b होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए b, ये याद रखने वाली बात है, क्या रखनी है भाई, ये याद रखनी है आपको, पूछा जाता है ये बार बार आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये क्वेश्चन है भाई आपके बीच एक क्वेश्चन दे रखा है, ये सरल करना किसे, यूक्लिड विभाजन विधि से सरल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे 135 का भाग देखो किस में भाग देना अपने को 225 के अंदर, किसके अंदर देना है, कितनी बार जाएगा बताओ भाई, कितनी बार जाएगा, अरे कितनी बार जाएगा एक बार, कितनी बार जाएगा एक बार, 135 क्या बच जाएगा 0 1, क्या बच जाएगा, जाएगा नहीं 0, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए, कितने बच जाएंगे 90, 90 का भाग अब देना अपने को 135 यहां लिखना भाई, क्या लिखना है, अरे क्या लिखोगे 90, 90 का भाग इसमें एक बार, कितनी बार आएगा 5, और 13 में से 9 गए 4, अब 90 को यहां लिखना, कहां लिखना, यहां लिखोगे 90, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 बार 0। ये यूक्लिड विभाजन से कि HCF ज्ञात करते, क्या ज्ञात करते हैं HCF, इसका कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई HCF 2, जितनी बार भाग जाएगा इसका HCF आ जाएगा, ये आना चाहिए भाई। 135 का भाग 225 में, पीछे बता सिंपल 90, 90 का भाग 135 में, 45 का भाग 90 में, 2 बार जाएगा, अंतिम बार इसका HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। अब देखो आगे √2 एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बोर्ड का क्वेश्चन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसके हल में आपको विरोधाभास की स्थिति से हल निकाला जाता है। सबसे पहले अपने को मान √2 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है भाई, क्या मानना है, ये परिमेय पूछ रहा है लेकिन आपको मानना क्या है परिमेय संख्या। अतः अपने को पता है कि एक परिमेय संख्या P बटा Q की फॉर्म में होती है, Q बटा P की, जहां Q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्या होगा, और ये सहभाजी होंगे, क्या अरे क्या होगा सहभाजी, तो P बटा Q इज इक्वल टू √2 करना है। सबसे पहले दोनों तरफ क्या करोगे स्क्वायर, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर इक्वल टू 2, तो P स्क्वायर बराबर 2 गुणा Q स्क्वायर हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहां लेकर आना, इसको वहां ले जाना, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर 2 हो गया, तो इसको ऐसे लेके आना है। अतः ये लिखना है कि भाई समीकरण नंबर 1 अपने को ये प्राप्त हो गई। अब P स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणा Q स्क्वायर, अतः Q अगर 2 से भाज्य है तो Q भी 2 से भाज्य होगा भाई। अगर Q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो Q भी 2 से भाज्य होगा, तो हो जाएगा दोनों P
एक समीकरण और लिखने, P बराबर Q की जगह अपने को अलग मानना है। क्या मानना है? P स्क्वायर Q स्क्वायर से विभाजित है, 2 से भी विभाजित होगा। P बराबर 2 गुणा R मान लो, एक वैल्यू R लेनी है, फिर इसका गुणा करना P स्क्वायर दोनों तरफ, तो 2 का 4 R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर क्या हो गई अपने पास? अरे क्या हो गई भाई? 2। इसको समीकरण नंबर 1 में रखना है वापस। क्या रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 थी, क्या थी? यहाँ लिखोगे अभी इसको, 4R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। अतः Q स्क्वायर 2R से विभाजित हो तो Q किससे विभाजित होगा? Q 2 से भी विभाजित होगा। ये लिखो, Q 2 से विभाजित होगा, लेकिन ये तो सहभाज्य संख्या नहीं हुई, भाज्य संख्या गुणनखंड हो गई इसके, तो 2 से हुए कि नहीं। तो यहाँ से एक विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। जो अपन ने माना था वैसा अपने को प्रतीत नहीं हो रहा। अपन ने क्या माना? Q एक परिमेय संख्या, लेकिन ये तो सहभाज्य थी, वो अभाज्य गुणनखंड बन रही है, क्योंकि उसके साथ भी 2 का हो रहा है, उसके साथ भी 2 का। अतः से सिद्ध होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या? √2 एक परिमेय, इसको याद कर लेना। अतः आपकी ये चैप्टर में इतने ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा भाई क्या क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के बाद में अपन ने पढ़ा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंदर अपन ने उसकी दशमलव प्रसार पढ़ा, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, और अपरिमेय संख्याओं का अशांत दशमलव प्रसार होता। फिर यूक्लिड वाला पढ़ा और HCF निकालना सीखा। फिर अपन ने √2 वाली एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना चाहिए। प्रथम चैप्टर के अंदर पूरा यही है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आपकी बोर्ड परीक्षा जल्दी आने वाली, अतः आपसे बार बार फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं, और इसके आने वाले अगली सीरीज के अंदर अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं वो इसके सॉल्व करेंगे, और आने वाली सीरीज के अंदर अपन नए चैप्टर के साथ शुरुआत करें अध्याय 2 से। थैंक यू, धन्यवाद।